दोस्तों नमस्कार। आजकल भारत में कानून के साथ खिलवाड़ करने की एक नई परंपरा शुरू हो चुकी है। कल हमने देखा केजरीवाल साहब को ईडी ने बुलाया था और वो ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए, ये कह के कि मेरे पास बहुत काम है, मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हूं और मैं आम आदमी पार्टी का मुखिया भी हूं, तो मेरे पास इस देश के कानून के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अपने और बहुत काम है, इसीलिए मैं ईडी के सामने नहीं आऊंगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जहां तक बात है ईडी के संबंध का, जब मैं अपराधी ही नहीं हूं तो मुझे बुलाने की जरूरत क्या है। इसका मतलब जब तक आप अपराधी घोषित नहीं हो जाते तब तक आपसे ना तो कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, न आपसे किसी भी तरह की कोई जानकारी ले सकती है। इसका मतलब यह है कि चाहे वो कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो या कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी हो, रेगुलेटरी एजेंसी हो, वो हिंदुस्तान के नागरिकों से तब तक बात नहीं करेगी जब तक वो अपराधी घोषित ना हो जाए। ये विचित्र लॉजिक केजरीवाल ने दिया। और तब भी दोस्तों हमने इस बात पे चर्चा करी थी कि क्या ये कानून सिर्फ सीएम या पॉलिटिकल लीडर्स के लिए है या आम आदमी को भी इस आर्ग्यूमेंट के साथ राहत मिल सकती है। आज ये मुद्दा सामने आ गया है। हकीकत यह है कि बिल्किस बानो केस में जिन 11 अपराधियों को लोकल अदालत ने गुजरात में बरी कर दिया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि आप दोबारा सरेंडर करेंगे, आपको दोबारा जेल जाना होगा। इस पर जो अपराधी थे, जो छूट चुके थे अपनी आधी सजा पाने के बाद, उनको दोबारा जेल भेजने का प्रयास हुआ। अब स्थिति यह है कि उनके वकीलों ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये कह के कि साहब हम अभी दोबारा जेल नहीं जा सकते। और उन्होंने वही लॉजिक दी है जो केजरीवाल ने दी है कि हमारे पास बहुत काम है और हम उन चीजों को भी देखेंगे, अभी हमारे पास जेल जाने का टाइम नहीं है, अभी हम न्याय के सामने और न्यायालय या पुलिस अथॉरिटीज के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अब जो जस्टिफिकेशन दिए गए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ अपराधियों ने यह बोला कि हमारे माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे घर में उनका देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है, हमें एक्सटेंशन दिया जाए, हम अभी जेल में सरेंडर या पुलिस के सामने सरेंडर नहीं होना चाहते। एक अपराधी ने यह भी कहा कि देखिए, ये हार्वेस्ट सीजन है, हम खेती करते हैं, हमारी पूरी जो परिवार की आमदनी है वो खेती से आती है, अगर हम जेल चले गए तो खेती कौन संभालेगा, हमारे परिवार का कौन ध्यान रखेगा। इसलिए क्योंकि हमें खेती संभालनी है, फसल कटाई का टाइम आ रहा है, तो हम अभी जेल नहीं जा सकते, हम कानून के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। कुछ अपराधियों ने यह कहा कि देखिए, हमारे परिवार में बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, किसी के बच्चों की ठीक नहीं है, किसी की पत्नी की ठीक नहीं है, किसी की अपनी ठीक नहीं है। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि देखिए, घर के अंदर इस समय सेहत को लेके चिंताएं हैं और अगर हम जेल चले जाते हैं या दोबारा सरेंडर कर देते हैं तो हमारे परिवार में जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको कौन देखेगा, और हम इस अभी स्थिति में नहीं है कि हम दोबारा कानून के सामने आत्मसमर्पण करें। एक अपराधी ने यह भी कहा कि देखिए, मेरे परिवार में मेरा बेटा है, उसकी शादी तय हो गई है, अभी मैं शादी में व्यस्त हूं, मुझे अभी आत्मसमर्पण करने के लिए ना कहा जाए क्योंकि मेरे को अपने बच्चे की शादी की तैयारी करनी। अब यह मुद्दा दोबारा कोर्ट में गया कि मुझे आप आत्मसमर्पण के लिए मजबूर ना करें, मुझे एक्सटेंडेड टाइम दे दें। एक अपराधी ने कहा कि साहब, मेरी सर्जरी हुई है, अभी मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूं, मुझे अभी आराम की जरूरत है, अगर मैं कानून के सामने आत्मसमर्पण करता हूं और दोबारा जेल चला जाता हूं तो मेरी सेहत का कौन ध्यान रखेगा। मेडिकल ग्राउंड पे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आत्मसमर्पण करूं, इसलिए मुझे आत्मसमर्पण जो आपने कहा है उसके लिए मजबूर ना किया जाए। इसके अलावा एक और मुद्दा जो सामने रखा गया वो ये कि मेरे परिवार में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, अगर मैं जेल चला जाता हूं तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा।
और स्थिति ये होगी कि मेरे परिवार के ऊपर और बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा और मुझे एक्सटेंशन दिया जाए। तो 10 आरोपी थे, उनकी तरफ से 10 के 10 लोगों ने अलग अलग कारणों से एप्लीकेशन दी है कोर्ट में, ये कह के कि हमें और समय दिया जाए, अभी हम आत्मसमर्पण करने की स्थिति में नहीं है। और कारण जो उन्होंने बताए वो मैंने आपके सामने रखे। अब स्थिति यह है दोस्तों कि एक तरफ है राजनेता और दूसरी तरफ है आम आदमी। दोनों पे कानून के हिसाब से आरोप भी हैं, या मैं कहूं सस्पेक्टेड भी हैं, और एक तरफ तो कानून की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उन लोगों ने जेल भी काट ली, वो जेल से बाहर भी आ गए। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह से उनको रिहा किया गया उसमें प्रोसीजरल डिफेक्ट था। रिहाई के लिए आपको उसी अदालत के सामने एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी जिसने आपको सजा दी, और वो अदालत थी महाराष्ट्र की। आपने एप्लीकेशन डाली गुजरात में और गुजरात की अदालत ने आपको बरी किया। ये कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, इसीलिए आपको जो छूट मिली है वो रद्द की जाती है। आपको दोबारा जेल जाना होगा, और अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप दोबारा महाराष्ट्र की जिस अदालत ने आपको सजा दी वहां अप्लाई करेंगे। यह था प्रोसीजरल इश्यू। दूसरा मुद्दा आता है घूम फिर के कि केजरीवाल साहब तो प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं जी ईडी होता कौन है मुझे बुलाने वाले, जब मेरा कोई अपराध ही नहीं है। केजरीवाल साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह दिया कि जिस आधार पे आपने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में रखा हुआ है वो तो केस ही फर्जी है। तो केजरीवाल साहब तो एक कदम और आगे चले गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं मैं उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हूं, क्योंकि जिस मुद्दे के लिए आपने मुझको बुलाया है ईडी में और जिस पे आप मेरी पूछताछ करना चाह रहे हैं वो तो केस ही फर्जी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जो जेल में भेज दिया और जमानत नहीं दी वो एक फर्जी मुकदमे के तहत हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं पता कि उनके सामने जो कागज रखे गए वो सब फर्जी थे। उनको यह भी नहीं पता चल पाया कि जो इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई और ईडी ने वो सब फर्जी दस्तावेजों के आधार पे थी। अब सवाल इस बात का है कि सही कौन है। जहां तक बात है बिल्किस बानो के अपराधियों की और केजरीवाल की, उनमें कुछ समानताएं हैं। समानता सबसे बड़ी यह है कि दोनों के दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि उनको कानून का सामना ना करना पड़े, इसीलिए वो कानून से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री को ये ऑप्शन है तो क्या आम आदमी को ऑप्शन नहीं होना चाहिए? ये एक विचारणीय मुद्दा है। दूसरा, दोनों के दोनों चाहते हैं एग्जेम्पशन, कि हमें आप एग्जेम्पशन कर दिया जाए अपीयरेंस के लिए। मतलब अगर ईडी का नोटिस है उसको खारिज कर दिया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है उसको भी खारिज कर दिया जाए सरेंडर का। दोनों के दोनों पक्ष एक ही बात कर रहे हैं कि साहब हमें आप कानून के सामने खड़ा मत करिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि अब कोर्ट क्या करेगा। एक तरफ तो अपराधी हैं, उनका अपराध सिद्ध हो गया, उनको जेल हो गई और प्री मैच्योर उनको रिलीज कर दिया गया, वो भी एक कोर्ट के द्वारा। हाँ, उसकी ये बात सही है कि वो ज्यूरिडिक्शन अलग था, प्रोसीजरल लैप्सेस थे, लेकिन किया भारत के न्यायालयों ने ही। एक बात हमें समझनी है। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि आपने जितने आज तक फैसले सुनाए हैं लीकर घोटाले के मामले में, एक्चुअली घोटाला हुआ ही नहीं, केस ही फर्जी था। और अब स्थिति यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन के समय कहा कि 338 करोड़ का जो घपला है वो प्राइमे फेसी दिखता है, इसलिए हम बेल नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल साहब का ये कहना है कि साहब ये तो कैलकुलेशन ही फर्जी है, सुप्रीम कोर्ट को तो पता ही नहीं लगा कि उनके सामने एक फर्जी केस लाया गया। सीबी और ईडीआई के पास कोई प्रूफ ही नहीं है ये कहने के लिए कि ये केस सही है, क्योंकि केजरीवाल ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये केस फर्जी है। इसीलिए अब वो ना तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें सहयोग करेंगे और ना वो चाहते हैं कि जो उनके अपने पर्सनल एजेंडा है, चाहे पॉलिटिकल हो या पर्सनल हो, उसमें ना तो कोर्ट इंटरफियर करे और ना ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी।
इसका मतलब भारत के नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि जब उसका मन करेगा तब वो अथॉरिटीज के सामने जाएगा, जब उसका मन करेगा तब वो अदालत की बात मानेगा या इग्नोर करेगा, और अगर हो सके तो वो अदालत की प्रक्रिया को ये कह के झुठला सकता है कि ये तो केस ही फर्जी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे कि जो रियायतें केजरीवाल साहब अपने पक्ष में करते जा रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, तो जो बाकी अपराधी हैं क्या वो यही तर्क देके कानून से अपने आप को बचा सकते हैं? क्या एक ये नई परंपरा हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम में शुरू हो रही है कि अपराधी डिसाइड करेगा या सस्पेक्ट डिसाइड करेगा कि उसको अदालत और कानून के सामने कब पेश होना है? आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? इस परिस्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स को मूक दर्शक बने रहना चाहिए, जबकि देश में जो संविधान है, जो न्यायपालिका है, जो न्याय व्यवस्था है, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति उसकी धज्जियां उड़ाता रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे कोई गाइडलाइंस नहीं इश्यू करनी चाहिए? क्या अगर मान लीजिए केजरीवाल को ईडी या सीबीआई जबरदस्ती अरेस्ट करती है, तो क्या उसके बाद क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या देश का संविधान या देश की न्याय व्यवस्था ऐसे पावरफुल व्यक्तियों को एग्जम्पशंस देगी, बेल देगी कि आप लगातार कानून तोड़ते रहें और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ना करें? आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या केजरीवाल साहब न्याय व्यवस्था के साथ सहयोग करेंगे या हमेशा की तरह उसकी इंसल्ट करेंगे, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाएंगे और ये कहेंगे कि आपको जो चाहे आप कर लीजिए, मैं आपको कोऑपरेट नहीं करूंगा? आपका क्या विचार है? आप अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस स्थिति में भारत की न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका को क्या करना चाहिए। क्योंकि कल भी जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का रोल क्या होना चाहिए जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन या मुख्यमंत्री कानून का साथ ना दे रहा हो, इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन ना हो रहा हो, अपने पक्ष रखने के लिए तैयार ना हो? उस स्थिति में कोर्ट्स को क्या करना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।